आज हम मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 9 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मैथ सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है कि 16 की पावर 1/4 गुणे 81 की पावर मतलब होल पावर 1/4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 16 की पावर 1/4 है और यहाँ 81 की 1/4। तो ये 16 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 16 की पावर 1/4 गुणे 81 की पावर 1/4। आप यहाँ 16 को 2 की पावर 4 कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1/4 गुणे 81 को क्या लिखो 3 की पावर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81 3 की पावर 4 की पावर 1/4। अब यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे जो है 4 और 4 कट जाएगा, यहाँ पे 4 4 कट जाएगा, 2 गुणे 3 3 दूनी 6, ठीक। तो 6 आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी पूर्व की ओर 12 किलोमीटर मतलब 12 मीटर चलता है पूर्व की ओर। तो इधर को आपको पता है ये होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्व की तरफ चलता है 12 मीटर। फिर कह रहा है फिर उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है। फिर ये उत्तर ऊपर हो जाएगा, उत्तर की तरफ 5 मीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ से कर्ण निकाल लीजिए। तो ट्रिपलेट रूल आपने पढ़ा होगा कि जो है पाइथागोरस प्रमेय से चाहे निकालिए चाहे ट्रिपलेट रूल होता है। तो 12 5 13 का होता है, तो ये 13 हो जाएगा, आंसर 13 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य होता है। तो आपको पता है कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन सी पूर्ण मतलब कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो इसमें से जो 121 दिया है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 11 का स्क्वायर ये दिया है, 11 करी हम 121। अगला क्वेश्चन है कि यदि रूट 2 की पावर n इक्वल टू 64 है तो n की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे इतना दिया है, इसको आप क्या 2 की पावर क्या लिख सकते हो, ये रूट को 1/2 लिख सकते हो। तो n इंटू 1/2 इज इक्वल टू यहाँ 2 की पावर 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 यानी 2 की पावर 6 लिख दो। अब यहाँ आधार समान है तो घात भी समान हो जाएगी, ये हो जाएगा n/2 इज इक्वल टू 6। तो n बराबर 12 हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर 12 थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के गुणनखंड है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। आप जब सॉल्व करेंगे देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 3x प्लस 12, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा -3, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4। अब यहाँ से व्यंजक क्या मिल जाएगा, x माइनस 3 एक में और एक में x माइनस 4। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा, ये x माइनस 3 x माइनस 4। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है कि कह रहा कि व्यंजक कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। तो आपको पता है कि इनमें जो दिया है इसमें से जो तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 7√x प्लस 8, ये जो है एक बहुपद नहीं है। यहाँ जो रूट x है, रूट x की पावर, देखो रूट x की जो घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, इसीलिए तो इसलिए ये गलत मतलब ये सही हो जाएगा। अगला है कह रहा है यदि 4x प्लस 3/2x प्लस 7 इक्वल टू 3 है तो x की वैल्यू निकालिए। तो ये ईजी है, इसको कुछ करना ही नहीं है, इसको ऐसे उड़ा कर रख दीजिए तो हो जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 3 दूनी 6x और प्लस 7 त्रिक 21, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो देखो यहाँ 6x है, यहाँ 4x, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू -18, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 18
और x बराबर 2 9 18 यानी कि -9, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा -9। फिर हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सम चतुर्भुज के विकर्ण। तो देखो सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित एवं 90 डिग्री पर काटते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला है कह रहा है चित्र में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, वृत्त का केंद्र O है, तो त्रिभुज BAC 60 डिग्री है, तो BOC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो यहाँ पे अब अगर लगाएंगे, देखो BOC BOC, ठीक, क्या BOC ये कितना, BOC बराबर क्या हो जाएगा, जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो BOC बराबर 2 BAC कर सकते हो, BAC इसका दूना तो हो जाएगा। तो यहाँ से जब BOC निकालोगे, देखो BOC तो हो जाएगा कितना, 2 × 60 यानी कि 120 आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें से सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की माप A बराबर इतना, B बराबर 15, C बराबर 5 हो तो त्रिभुज का परिमाप का परिमाप का फार्मूला होता है भुजाओं की लंबाई का योग। तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 10 प्लस का 15 और प्लस का 5 यानी कि 30, तो 30 आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुना करने पर क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर मान लो कि वृत्त की त्रिज्या r है, यूनिट है, ठीक, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। जब इसकी त्रिज्या को दोगुना करोगे तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला होता है πr² वृत्त का क्षेत्रफल, और कह रहा है 2 गुना कर दो, तो पाई, तो इसकी त्रिज्या को 2 गुना करोगे तो 2r की पावर हो जाएगा इतना, तो हो जाएगा पाई 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 4r²। और नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 × जो क्षेत्रफल कितना है πr² ही तो है, तो पहले वाला हो जाएगा, यानी कि जो पहले था वही, यानी कि मूल क्षेत्रफल। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुना। अगला क्वेश्चन है कि बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h। ठीक, बेलन का आयतन πr², सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया है कि 7 छात्रों का वजन 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम है, तो उसका औसत वजन क्या हो जाएगा। औसत वजन का फार्मूला क्या होता है, छात्रों के वजन का कुल योग बटे कुल छात्रों की संख्या। तो यहाँ देखिए जोड़ लीजिए, इसको जब जोड़ेंगे क्या 10 + 15 + 20 प्लस कितना दिया है 25 + 30 + 50 और प्लस का 60। ठीक, कितना दिया है बटे कितना दिया है, टोटल 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो जाएगा। अब ऊपर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 270। ठीक, 270 बटे 7, तो इसको जब कट करोगे 7 × 21 और 7 × 21 हो जाएगा, 21 22 23 24 25 26 27 और तो कितना हो जाएगा, तो लगभग 3 आएगा, यानी कि आप 23 मान लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन सही। ठीक है, अगला देखिए 15 नंबर का कह रहा है √81 + √7 to 9 अपान √2 to 5 माइनस रूट का 9 दिया है, तो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो अब इसको जो है 81 को बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा 9, और जो 7 2 9 है इसको जब बाहर करोगे 27 का स्क्वायर है, तो प्लस का 27 हो जाएगा। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, माइनस 9 3 निकल आएगा, तो देखो 27 और 9 कितना हो जाएगा, 27 और 9 हो जाएगा 36, और 15 में से 3 गया 12, तो 12 3 36, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 3, यानी कि दूसरा। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा
व्यास को कहते हैं, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, कह रहा है इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लगा दीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसका फार्मूला हो जाएगा क्या, एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, ये हो गया ऊपर, और नीचे एक्स माइनस वाई। तो ये एक्स माइनस वाई कट जाएगा, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये यानी कि दूसरे में आ रहा है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अर्धवृत्त के कोण का मान होता है। तो देखो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, यानी कि सेकंड हो जाएगा। अगला कह रहा है एक्स की पावर 0 का मान होगा। तो हमेशा एक्स की पावर 0 का मान क्या होता है, 1, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 27 और यहाँ इसका वो दिया है 5, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 27, ठीक, इसकी पावर कितना दिया है, 1/5। जब इस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 की पावर 3, अब इसका पावर हो जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3/5 हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का पहला ये वाला 3 की पावर मतलब 3/5। अगला कह रहा है यदि हम चिन्हों को गुणे और भाग को आपस में बदल दें तथा इसके साथ ही अंक 2 और 4 को आपस में बदल दें तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो देखो क्या कह रहा है, गुणे को डिवाइड, ठीक, और क्या कहा है, 2 को 4। तो विकल्प अगर हम फर्स्ट वाले में देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाले में तो नहीं आएगा और सेकंड में करोगे तो भी नहीं आएगा, थर्ड वाला लेके चलो। तो थर्ड में यहाँ पे देखो, थर्ड वाले में कितना दिया है, ये इतना दिया है और इतना आना चाहिए। तो ये देखो 12, ठीक, 12 हो जाएगा। और कह रहा है गुणे को बदल दो किस में, भाग में, तो गुणे भाग में कर दो, कितना दिया है 4। और डिवाइड को क्या कहा है, डिवाइड को गुणे में बदल दो। तो यहाँ गुणे कितना दिया है, 42, ठीक, 42 नहीं दिया, कितना दिया है, 2, मतलब देखो 12 गुणे 4, ठीक, 12 गुणे 4 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा गुणे, देखो 42 था, उसका कहा है स्थान चेंज कर दो, 4 का 2, 2 का 4। तो यानी कि यहाँ पे पहले 2 हो जाएगा फिर 4, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक, तो यहाँ 12 यहाँ दिया बराबर 168, ठीक। अब इसको 12 आप क्या लिखोगे, 12 और डिवाइड क्या हो जाएगा, 2 गुणे का 24 बराबर 168। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे लिख लीजिए पहले, 12 डिवाइड 2 गुणे 24 इक्वल टू 168। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, देखो यहाँ पे 12, ठीक, और गुणे ये 2 को नीचे कर दीजिए 1/2 और फिर गुणे 24 बराबर हो जाएगा 168, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 6 12, 6 गुणे 24, 6 गुणे 24 इक्वल टू हो जाएगा 168। तो अब इसको गुणा करिए, 6 चौक 24 के 4, अच्छा 2 12, 6 चौक 24 के 4 और 6 2 12, 13 14, ठीक। तो यहाँ 144 और ये कितना आ गया, 8। देखो ऐसे ही सबको चेंज करके आप लगाइएगा। तो जैसे इसमें से ऑप्शन आयोग थर्ड माना है, और बाकी आप देख लीजिए, यही रूल इनमें और इनमें भी अप्लाई कर लीजिएगा और जो आंसर आए उसे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है। फिर अगला देख लीजिए, कह रहा 4 अक्षर समूह नीचे दिए गए हैं जिनमें से 3
किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। मित्रों भाइयों, यहाँ पे जो है अगर आप 12 की जगह पे अगर यहाँ पे 1 सेकंड इसको हटाइए। अगर इस ऑप्शन में ठीक गलत दिया है, यहाँ पे अगर 14 कर दीजिए तब लगाइए। देखिए तो यहाँ पे देखो, जब 14 करके लगाओगे तो यहाँ जाएगा 14 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा। 1 सेकंड देखो इधर, ठीक से लिख लो। यहाँ 14 कर दो तो 14 और गुणे का निशान बदल के क्या हो गया था, डिवाइड, फिर 2 गुणे, ठीक है, क्योंकि 4 चेंज हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाए 2 और फिर जब चेंज करोगे, कितना चेंज करने को कह रहा था, 4 को 2 और 2 को 4, यानी कि 24 हो जाएगा और बराबर 168 दिया है। अब इसको हल करिए, हो जाएगा 14 गुणे 1/2 और गुणे का 24 बराबर 168। अब यहाँ पे 2 7 14 तो 7 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा, ये 24 दिया है ना, और 24 यहाँ 168 तो 7 21 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल है 2 और 7 दूनी 14 15 16 तो ये 168 तब आ जाएगा। ठीक, 168 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब यही थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे 14 होना चाहिए, 12 नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि फिर से देख लो इसको, 4 अक्षर समूह नीचे दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। कह रहा असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो देखो कहाँ है क्वेश्चन, पहले देख लो, ये दिया है। देखो यहाँ यन दिया है। ठीक, अगर हम यन में -4 करें तो आ जाएगा जे, क्या -4 करें तो जे आ जाएगा, और जे में -4 करें तो आ जाएगा यफ। ठीक, ऐसे ही यक्स में -5 करोगे तो आएगा यस, और फिर यहाँ पे यस में -3 करोगे तब आ जाएगा पी। ठीक, और यहाँ पे देखो क्यू में -4 करोगे तो आ जाएगा यम, और यम में -4 करोगे तो आई। ऐसे डब्लू में -4 करोगे तो यस हो जाएगा, और यस में -4 करोगे तो वो, तो यानी डिफरेंस किस में दिया है, खाली इसमें दिया है। ठीक, से मतलब इस वाले में, तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेकंड, यक्स एस पी, ये वाला डिफरेंस है, बाकी सब सेम। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां नंबर का। कह रहा है 4 महिलाएं गीता, अनीता, मोनू, रीना कैरम खेल रही हैं। ठीक, कैरम खेल रही हैं। कह रहा है कि अनीता, कैरम अगर बनाया जाए तो कैरम ऐसे होता है। ठीक, यहाँ पे होल होता है, यहाँ पे ठीक, कुछ ऐसे करके होता है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है 4 लोग बैठी हैं, कोई 4 लोग, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर बैठा दो। अभी देखो कह रहा है कैरम खेल रही है, अनीता मोनू के सामने बैठी है। अनीता जो है, मान लो यहाँ पे अनीता, ठीक, किसके सामने, मोनू के सामने बैठी है। कह रहा है रीना गीता के सामने बैठी है। ठीक, रीना जो है वो गीता के सामने बैठी है। अभी इसको पढ़ लो, यदि अनीता के सामने की ओर पूर्व दिशा है तो मोनू के सामने की ओर कौन सी दिशा होगी। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, कह रहा अनीता, यहाँ पे जो अनीता दी है, ठीक है, अनीता के सामने, देखो अनीता के सामने इधर को साइड क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा में है। नहीं, बैठने के क्रम में मोनू के सामने जो है, मोनू के सामने पश्चिम दिशा हो जाएगा, तो इसीलिए इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो मोनू के सामने की दिशा, मोनू के सामने की दिशा कौन सी होगी, तो ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित कोड भाषा में WL को ये लिखा जाता है क्या, तो कह रहा है इसको किस रूप में लिखा जाएगा। कह रहा है कि
WL मतलब क्या लिखा है, ये पूरा है, ठीक है, ये एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है। कह रहा है इसको इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखेंगे, log n को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे W है, W में +3 करोगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V नहीं होगा, एक सेकंड, V नहीं होगा, सॉरी, इसको हटाओ। देखो W यहाँ पे लिख लो, ये W को ही यहाँ लिख दो, WOL। अब देखो कह रहा है W में जब +3 करोगे तो हो जाएगा Z, ठीक। ऐसे O में क्या करोगे, -6 करोगे तो हो जाएगा I, ठीक। क्या हो जाएगा, I कितना करोगे, -6। ऐसे L में जब +3 करोगे तो कितना हो जाएगा, O +3, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे देखो V में जब आप -6 करोगे तब हो जाएगा P, यानी कि -6। और यहाँ पे E में जब +3 करोगे तो H हो जाएगा, +3 करोगे तो H। ऐसे ही R में जब -6 करोगे तब L हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही L में क्या करोगे, यहाँ पे देखो I है, I में जब +3 करोगे तभी L हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही N में -6 करोगे तो H हो जाएगा, यहाँ पे E में +3 करोगे तो H हो जाएगा। इसी तरह जो कोड ऊपर लिखे हो वही तरीके से यहाँ करो। देखो -3 -6 +3 -6 +3 -6 +3, यही सीक्वेंस चलेगा। तो ऐसे इसमें चलो, L में जब +3 करोगे तब क्या हो जाएगा, O में -6 करोगे तो I -6, ठीक। अब फिर इसमें +3 करो तो J हो जाएगा, A में -6 करो तो U हो जाएगा, N में +3 करो तो Q हो जाएगा। इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला, OIJUK, ठीक, Q। अगला है कि 4 आकृतियाँ दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। कह रहा असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो देखो इसको पहले ध्यानपूर्वक देख लो। अगर हम यहाँ पे अगर इसको देखें सेकंड वाले को, तो ये जो है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ ये चिन्ह जो है अन्य तीनों में उपस्थित चिन्ह से भिन्न है और सब एक ही जैसे हैं, ठीक। देखो सेम ये मिलेंगे तीनों, ये सेम मिलेंगे लेकिन ये अलग है, ठीक। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, दूसरा। फिर अगला है, कह रहा है कि cos इनवर्स 1/√2 प्लस sec इनवर्स -√2 का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा cos इनवर्स, देखो cos इनवर्स और cos ये किसका हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा π/4 का मान होता है 1/√2, ठीक है, प्लस sec इनवर्स ये किसका -√2 किस में होता है, sec 3π/4, इसका मान होता है -√2। अब यहाँ पे ये कट जाएगा तो हो जाएगा π/4 प्लस 3, ये इससे कट जाएगा 3π/4। यहाँ से आप क्या हो जाएगा पाई प्लस 3π/4, यहाँ हो जाएगा 4π/4, 4 कट जाएगा, पाई आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट पाई। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फातिमा का केवल एक ही भाई बहन है, ठीक। फातिमा का मान लो यहाँ पे, एक सेकेंड देखो, कोई फातिमा है, उसका कोई एक ही या तो भाई है या तो बहन है, ठीक है। उसकी एक ही, कह रहा है फातिमा का केवल एक ही भाई या बहन है, कह रहा है उसकी एक ही पुत्री रुशना है, यानी कि एक ही पुत्री, तो इसको हटा दो, एक ही पुत्री, ठीक है।
एक ही भाई या बहन है, ठीक है, रुक जाओ, भाई या बहन, उसकी एक पुत्री है, कौन है, रुशना। पुत्री को गोला से करो, पुत्री, ठीक, ये कौन है, रुशना। पुत्री, एक ही पुत्री है रुशना। रुशना और रमीज पति पत्नी है, इनके एक पति हैं रमीज, ठीक है, रमीज। कह रहा कि उनकी मौसी क्रमशः मरियम और खदीजा है। उनकी मौसी जो है वो कौन है, मौसी जो है रुशना की मौसी, रुशना की मौसी, रुशना ये है, ठीक, रुशना की मौसी, यानी कि रुशना की मौसी जो है ये कौन है, मरियम, और कौन है, ये जो रमीज है, रमीज की मौसी कौन है, खदीजा। तो यहाँ से पूछा क्या है, देखो यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यानपूर्वक तो ये जो रुशना है, ठीक, रुशना मरियम की, ठीक है, मरियम की कौन हो जाएंगी, भतीजी। और जो खदीजा है, खदीजा की माँ, मरियम की भतीजी के पति की जो है माँ की माँ है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा, पति की माँ की माँ। अगला है करब बिंदुओं 5, 6 और -5, 6, करब बिंदुओं -5 और 5, 6 और -6, 5 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत बिंदु 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम इसका फार्मूला आपको पता है कि y - y1 इक्वल टू होता है y2 - y1 अपान x2 - x1 और ब्रैकेट में x - 1 ये फार्मूला होता है। ये हाई स्कूल का फार्मूला है, 12th में भी है। देखो y - 6 इक्वल टू 5 - 6 बटे हो जाएगा -6 और +5। फार्मूला तो बता ही चुके ना, लिख दें, y - y1 इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपान x2 - x1 और ब्रैकेट में x - x1। यहाँ पे जो है a y - y1, तो y1 6 है, ठीक है, y1 देखो x1 y1 और ये x2 y2, ठीक। देखो y माइनस, यहाँ पे फिर से देख लो, अब मान रख दिए y, यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, y1 6 हो गया, ठीक, ये वाला। फिर इक्वल टू y2 कितना हो जाएगा, y2 है 5, ये तो 5 रख दीजिए, 5 माइनस ये y1 कितना हो जाएगा 6, तो 6 रख दीजिए अपान x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 है -6, तो -6 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का y1 कितना है, x1 मतलब x1 कितना हो जाएगा, x1 है 5, ये देखो x1 कितना है, x1 कितना दिया है 5, ठीक, तो यहाँ 5 रख दो। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो है, यहाँ से x - y, ठीक, और यहाँ ब्रैकेट में x प्लस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की है 5, ठीक, x1 की 5, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। तो यहाँ पे जब लगाओगे, कुल मिला के इसी फार्मूला पे रख के लगा लो और जो है लग जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x - y को +1 इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो जो है x - y प्लस 11 इक्वल टू 0 के जब लंबवत सरल रेखा का समीकरण लगाओगे तो हो जाएगा -x - y और प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो उसमें से जब आप निकालोगे तो ये जो है आपको पता है कि 2 से गुजरेगा, 2 और 3, तो जब इसको सॉल्व करोगे 2 + 3 और माइनस के हो जाएगा इक्वल टू 0, तो के बराबर 5 हो जाएगा। तो अगर इसका मान निकल के आ जाएगा x
कितना आ जाएगा एक्स प्लस, देखो एक्स प्लस कितना हो जाएगा वाई माइनस 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, लगा लीजिएगा, ये हाई स्कूल का क्वेश्चन है। तो ये 28 का कितना कौन सा सही हो जाएगा, इसको फिर से देख लीजिए एक बार। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये वाला जो है, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे -5, ये ब्रैकेट में जो दिया है -5 कामा 6, इसको माइनस, ये हो गया x1 y1, और दूसरे ब्रैकेट में इसको मानते हैं x2 y2। तो ये फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में होता है x माइनस x1। ये जो है जल्दबाजी में मैंने फार्मूला गलत लिख दिया था। देखो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, इक्वल टू y2 का वैल्यू क्या है 5, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, बटे x2 कितना दिया है -6, तो -6 हो जाएगा, और फिर माइनस है तो माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/-1 और x प्लस 5, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y माइनस का 6 इज इक्वल टू x प्लस 5, और यहाँ से जब आप निकालोगे तो x माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा, या तो इस तरह कर लो, कितना x माइनस y, और प्लस कितना हो जाएगा 6 5 11 11 इज इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। अब अगर इसके लंबवत सरल रेखा का समीकरण लगाएं तो क्या हो जाएगा, -x माइनस y, ठीक, और प्लस k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस का k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, और इसमें जो है 2 और 3 से जब गुजरता है, किससे गुजरता है 2 और 3 से, तो 2 और 3 से जब गुजरेगा क्या हो जाएगा x के ये x हो जाएगा और ये y। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की जगह पे 2 हो जाएगा, y की जगह पे 3, और माइनस k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो अगर हम समीकरण देखें तो कितना हो जाएगा x प्लस का y और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट वाले में, x प्लस वाई माइनस का 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है A B C D E और H 3 फूलों, 1 फल और 2 पशुओं के नाम हैं। A और B फूल नहीं है, D ना तो फल है और ना ही फूल। कह रहा है A पशु नहीं, इनमें से कौन सा पशु है। तो इसमें देखो कह रहा है A B, ठीक है, ये देखो A B और D, ये कह रहा है कि फूल नहीं है। तो फूल नहीं है ये, तो कौन कौन से फूल हो जाएंगे, फूल हो जाएंगे, ये नहीं है फूल, ठीक है, ये और ये। तो फूल कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सी हो जाएगा, ठीक, और ई हो जाएगा, सी हो जाएगा और एफ हो जाएगा, और कौन सा सी ई, देखो ए बी सी डी एफ एच, ये भी हो सकता था। अब कह रहा है कि देखो ए पशु नहीं है, ठीक, कह रहा है ए पशु नहीं है, ए पशु नहीं है और फूल भी नहीं है, ठीक, फूल भी नहीं है, तो ए क्या हो जाएगा, ए फल हो जाएगा। फिर देखो डी को बोल रहा है, डी ना तो फल है और ना ही फूल, तो डी क्या हो जाएगा, डी फिर पशु ही हो जाएगा। आप केवल बी बचा, ठीक, बी का कहा गया है, देखो ए और बी फूल नहीं है, कह रहा है बी
देखो अंत में केवल बी बचा है और कह रहा है कि 2 पशु हैं, तो एक पशु का नाम आ ही गया है ये वाला, ठीक है। एक मतलब पशु आ गया है, तो दूसरा ए भी, तो केवल बी बचा है, तो ये हो जाएगा पशु। फिर से देखो, कह रहा है ए बी और कौन, डी। ये कह रहा है फूल नहीं है, इन तीनों फूलों में एक फल और 2 पशुओं के नाम है। कह रहा है ए बी फूल नहीं है, ठीक। ए बी फूल नहीं है, तो ए और बी फूल नहीं है। डी ना तो फल है और ना ही फूल है, डी ना तो फल है और ना ही फूल है। और क्या कह रहा है, ए पशु नहीं है, ये जो है पशु नहीं है, इनमें से कौन सा पशु है। तो देखो ए बी डी फूल नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, ये फूल नहीं है तो कौन कौन से फूल हो जाएंगे, वो हो जाएगा कौन, सी एफ और एच, ठीक। अब देखो कह रहा है ए पशु नहीं है, ठीक, ए पशु नहीं है और फूल भी नहीं है, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा फल। और डी कह रहा है डी ना तो फल है और ना ही फूल, तो डी क्या हो जाएगा, डी पशु हो जाएगा, ठीक। अब देखो अंत में क्या बचा, केवल बी बचा, तो बी जो है एक पशु होगा, क्योंकि पशुओं की संख्या 2 है। पहला तो पशु डी हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, ठीक। इसीलिए ऑप्शन कौन सा जाएगा, फर्स्ट, बी जो है पशु होगा। अगला है, कह रहा है कि उस अक्षरांकीय समूह, कह रहा है समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आएगा। तो देखो ये यस दिया है, यस में -2 करोगे तो हो जाएगा क्यू, ठीक। क्यू में जो है -2 करोगे तो यहाँ पे आना चाहिए ओ, ठीक। अब ओ में -2 करोगे तब कितना आ जाएगा, यम आ जाएगा, ठीक। और यम में -2 करोगे तब आ जाएगा के। ये श्रृंखला हो गई। अब देखो ये जो 81 है, ये 9 का स्क्वायर दिया है, ठीक, और ये 8 का स्क्वायर, तो अगला कौन सा होना चाहिए, 7 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 6 के बाद 5 का स्क्वायर, ठीक। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला ओ। देखो ओ और जो है 7 7 49, 7 का स्क्वायर करोगे तब। फिर अगला है, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, ठीक। तो देखो यहाँ 18 है, 18 में जो प्लस का क्या करोगे 13, तो 31 हो जाएगा। और 31 में +13 करोगे तो 44 हो जाएगा। और फिर 44 में +13 करोगे तो 57 हो जाएगा। 57 में +13 करोगे तो 70, और 70 में +13 करोगे तो 83 हो जाएगा, ठीक। और जो है इन सब में 13 का डिफरेंस है, तो अगर 13 का डिफरेंस है तो देखो यहाँ +13 हो जाएगा और यहाँ +13, यहाँ भी +13। देखो ये जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये फर्स्ट 83, ये 83 आंसर आया, यही रहने दो, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि इसमें उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। कह रहा पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, और उपन्यास और नोटबुक। तो देखो पुस्तकों के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें, ठीक, पाठ्य पुस्तकें, और क्या होता है उपन्यास, और उपन्यास के बाद नोटबुक, ठीक, ये तीनों आते हैं। तो अगर हम इनको बेन आरेख के द्वारा देखें तो कौन सा हो जाएगा, इसमें से जो है ये वाला सही हो जाएगा। पुस्तक के अंदर तीनों आ जाएंगे, कौन कौन, पुस्तक के अंदर आ जाएंगे पाठ्यक्रम, मतलब पाठ्य पुस्तकें, उपन्यास, पाठ्य पुस्तकें, उपन्यास, और क्या, देखो इसको मान लो पुस्तक, ठीक, और पुस्तक के बाद इसको उपन्यास मान लो, इसको नोटबुक मान लो, और इसको क्या मान लो, पाठ्य पुस्तकें, ठीक।
तो ये हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। फिर अगला है, कह रहा दो आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। उनमें से पहला आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आदमी जो है 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। गंतव्य स्थल की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, पहले आप दूरी मान लीजिए x। तो प्रश्न में कह रहा है दो आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। उनमें से एक पहला आदमी कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आदमी इतने, तो x/3 हो जाएगा। ठीक। और दूसरा आदमी क्या है 3.75, तो x/3.75 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि घंटा से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, तो आधे घंटे मतलब 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 यहाँ पे हो गया। अब इसी को जब आप सॉल्व कर लेंगे, देखो सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि इजी है, सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे, अच्छा चलो सॉल्व कर देते हैं, 1 सेकंड लगेगा। देखो यहाँ पे हो जाएगा x/3 और माइनस ये कितना हो जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो हो जाएगा यहाँ पे 100x, क्योंकि यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 00 लग जाएगा, 375 और इधर हो जाएगा 1/2। अब इसको कितना, जब इसको आप एलसीएम लोगे कितना 375 और 3 से जब डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 125x माइनस का 100x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब 125 में से हो गया 25x/375 बराबर 1/2। अब जब इसको x बराबर निकालोगे तो हो जाएगा 375/2 गुणे 25। जब इसको कट करोगे तो यह आ जाएगा 15/2 और 2 से करोगे 7.5 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका 33वां मतलब कह रहा है कि तीसरा हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। अगला कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आता है। तो देखो, अगर हम यहाँ आकृति फर्स्ट देखें तो इसमें 8 × 4, ठीक है, ये जो है 8, ये और इसके जो विपरीत वाला ये, इसका जब गुणा कराओगे तो हो जाएगा 8 × 32 और इसको गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, तो 32 माइनस 12 कितना हो जाएगा 20। ठीक, ऐसे इसका करो। इसमें 8 × 6 = 48 और 5 × 6 कितना हो जाएगा 30, तो 48 माइनस 30 18। ऐसे इसका करो। इसका कितना करोगे 9 × 2, 9 दूनी 18 और 4 × 3 12, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 12 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगला कह रहा है कौन सा सत्य है। देखो, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। दूसरा दिया है किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होती है। तो देखो, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य नहीं है, क्योंकि 2 जो है एक अभाज्य संख्या है और 2 एक समभी संख्या होती है। अगर हम 2 और 3 अभाज्य संख्या हैं, लेकिन इनका अगर गुणनफल करोगे 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 एक सम संख्या है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ना ही तो मतलब ना तो 1 और ना ही दूसरा। अगला कह रहा है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। तो देखो, यहाँ पे राजा महल को कैदी दिया है, तो जिस प्रकार राजा जो है वो महल में रहता है उसी तरीके से कैदी कहाँ रहता है, जेल में, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है कॉस फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक्स फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है। तो देखो, यहाँ पे कॉसेक सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक, देखो तो यहाँ पे ये किसका मान हो जाएगा, यहाँ पे
कुछ करना ही नहीं है। cos π/2 हो जाएगा जिसका मान 0, ठीक। तो इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा, ये दिया है कंडीशन। अगला है, कह रहा है कि देखो इसमें प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। देखो पहला चित्र अगर देखोगे तो है, देखो यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो 7 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 7 छक 42, 42/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 21, ठीक, ये 21 आ जाएगा। दूसरा है 3 गुणे 8, 8 3 24 और 24/2 करोगे तो 12 आ जाएगा। ऐसे 7 दूनी 14, 14/2 तो कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ 7 होना चाहिए, ठीक, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 38 का दूसरा। फिर 38 के बाद 39, देखो कह रहा है कि 15 डिग्री के कोण के पूरक कोण और 125 डिग्री के कोण के संपूरक कोण का योग ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ 15 डिग्री का कोण पूरक, ठीक है, कोण पूरक यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कोण पूरक का मतलब होता है 90 से घटा दो, ठीक है। तो 90 - 15 कितना हो जाएगा, 90 - 15 बराबर हो जाएगा 75, ठीक। अब 125 का संपूरक, संपूरक का मतलब 180 से घटा दीजिए, तो 180 में से जब आप 125 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री। और योग कह रहा है इन दोनों का, तो 55 और 75, 75 और 55 कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो 180, 100 कितना आ जाएगा 30, तो इसीलिए आंसर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक। फिर से समझ लो, देखो 15 डिग्री के कोण के पूरक कोण, तो 15 डिग्री के कोण निकाले तो 75 आ गया। दूसरा कह रहा है 125 कोण के संपूरक, 180 में से घटाओगे संपूरक आ जाएगा। अब कह रहा है कोण का योग ज्ञात कीजिए, तो योग जब ज्ञात करोगे तो 75 और 75 + 55 करोगे तो हो जाएगा 5 5 10 0 और 7 5 12 1 13, तो ये 130 हो जाएगा, ठीक। अगला कह रहा है कि त्रिभुज ABC, ठीक, त्रिभुज ABC में कोण A का मान कोण C के मान से 12 डिग्री अधिक है, कोण B का मान कोण C के मान से 4 गुना है। कोणों A जो है B और C के मान क्रमशः क्या होंगे। कह रहा है कोण A, ठीक, समझो कोण A कह रहा है जो है कोण C, देखो यदि कोण A का मान कोण C के मान से 12 अधिक है, कोण C से कितना अधिक है 12, ठीक। अब कोण B का मान कितना कह रहा है, कोण B का मान कोण C, ठीक है, कोण C के 4 गुना, तो यानी कि 4 कोण C हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि ABC का मान क्रमशः क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा 180। अब इसमें से रख दीजिए, कोण A बराबर दिया है कोण C, ठीक, कोण C + 12 दिया है और प्लस कोण B का मान कितना दिया है 4 कोण C और प्लस कोण C = 180। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये कोण C 4 1 5 1 6, 6 कोण C और प्लस का 12 = 180, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा, जो अगर हम यहाँ देखो कोण C निकाले तो कितना हो जाएगा 180 - 12, यानी कि यहाँ हो जाएगा कितना 168/6, जब कट करोगे तो कितना आ जाएगा 28 डिग्री। अब कह रहा है कोण B का मान, तो कोण B कितना दिया है, यहाँ रख दो 4 4 8 मतलब 28 को 4 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 112, ठीक। और जो वैसे कह रहा है कि कोण A निकालोगे तो कोण C यानी कि 28 और प्लस का 12, तो 28 और 12 40, तो इसीलिए इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा 40 डिग्री 112 और 28। अब अगला क्वेश्चन, अगला आ गया सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान
और सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, इतने क्वेश्चन। तो इसे पहला देखिए। क्वेश्चन है कि बकरी का दूध गाय के दूध की अपेक्षा सुपाच्य होता है, क्योंकि जो है इसका दूसरा हो जाएगा, बकरी के दूध में मिलने वाली वसा की संरचना सरल होती है, इसलिए। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। क्योंकि बकरी का दूध गाय के दूध की अपेक्षा सुपाच्य होता है और बकरी के दूध जो है जनित वसा की संरचना सरल होती है, इसलिए जो है आसानी से यह पच जाती है। बकरी का दूध अपेक्षाकृत पतला भी होता है और बकरी का दूध औषधि के रूप में जो है औषधि के तौर पर प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। करा जीभ के किसी भी हिस्से पर खाने की कोई भी वस्तु रखने पर ये स्वाद तुरंत पता चल जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका, सेकंड इसका ऑप्शन हो जाएगा, जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। आपको पता है कि जीभ पर स्वाद क्षेत्र जो आगे का होता है वो मीठे का अनुभव कराता है और पीछे का भाग कड़वा या तीखा का अनुभव कराता है और ऊपर का भाग या दायां बायां जो होता है वो नमकीन और जो निचला दाएं बाएं होता है वो खट्टा का अनुभव कराता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंडे साधारण पानी में डूब जाते हैं परंतु नमकीन पानी में तैरते हैं, इसका क्या कारण है, तो इसका हो जाएगा नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। नमकीन पानी का घनत्व क्या होता है, साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसीलिए साधारण जल में अंडे डूब जाते हैं किंतु जो नमक वाला पानी होता है उसमें तैरते रहते हैं। घनत्व वस्तुतः अणुओं का घनत्व होता है जो वस्तुगत संरचना की रासायनिक सघनता का सूचक है। अगला क्वेश्चन है कि ठंड लगकर कंपकपी के साथ बुखार हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या समझना चाहिए, तो ये मलेरिया के लक्षण हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। खून में मलेरिया के जीवाणु हैं। देखो जो मलेरिया बुखार के लक्षण होते हैं उसमें मलेरिया रोग जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से होता है और प्लाज्मोडियम मादा एनोफ्लीज मच्छर के शरीर में आश्रय ले लेता है, जिसे अपने अंड द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसे रुग्ण कर देता है। इस रोग में ठंड के साथ साथ बुखार आता है, लाल रुधिराणु जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि शुक्र सांध्य तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप उसे आकाश के किस भाग में पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम में। जो शुक्र आकाश के पश्चिम दिशा में संध्या तारा के रूप में दिखाई देता है। शुक्र वस्तुतः गर्म ग्रह है और लाल ग्रह भी है, इसलिए शुक्र को चमकीला तारा भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतारोहण करते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं, तो क्यों ले जाते हैं, ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, इसीलिए। ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है, इसीलिए पर्वतारोही जो हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं ताकि श्वसन क्रिया यानी कि श्वास प्रश्वास जो है सुचारू रूप से चलती रहे, वरना हाँफते हुए मूर्छित होकर गिर भी सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का। करा मेरा गांव गुजरात के भूकंप क्षेत्रों में गिना जाता है। हम अपने घरों को बहुत अच्छी प्रकार से सजाते हैं। अपने घर को सुरक्षित एवं सुंदर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन मिट्टी की मोटी दीवारें बनाकर उन पर शीशे लगाते हैं। जो है गुजरात भूकंप
प्रबल राज्य है गुजरात, जो है गुजरात में लातूर का भूकंप सर्व विदित है। आपको बताते चले कि ऐसे क्षेत्र में लोग भूकंप रोधी मोटी मोटी जो मृदा भित्ति नुमा दीवार बनाते हैं और सुरक्षित सुंदर बनाने हेतु शीशे लगा देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कुली कुतुब शाह के साथ। कृष्णदेव राय की उड़ीसा में व्यस्तता का लाभ उठाकर गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर के कुछ किलों को हथिया लिया था, जिससे क्रोधित होकर कृष्णदेव राय ने जो है सालू तिम्मा को भेजकर गोलकुंडा को बुरी तरह से पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सही कथन चुने। तो इसका पहला हो जाएगा आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है। आर्यभट्ट द्वारा जो है आर्यभट्टियम एक गणितीय ग्रंथ है। आपको बताया कि आर्यभट्ट कृत एक गणितीय रचना है जिसमें अंक गणित, ज्यामिति, बीजगणित तथा त्रिकोण मिति के सिद्धांत पर दिए गए हैं। लीलावती भास्कराचार्य 12वीं सदी की रचना। सिद्धांत जो है शिरोमणि का एक भाग है। पंच सिद्धांत ये बराहमिहिर कृत जो है 6ठी सदी की रचना है। अब हम बात करें 50 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका थर्ड वाला ये सही नहीं है, बाकी सही है। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई, सही है। सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा है, ये भी सही है, यानी कि ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन गलत है। अगर हम बात करें तो नमकीन, अगर यहाँ पे बात करें हम जो लाला लाजपत राय को 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 1920 ईस्वी में इंडियन ट्रेड यूनियन यानी कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने और प्रयत्न किया कि भारतीय मजदूर संगठन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के साथ मिला दिया जाए। 1921 ईस्वी में लाला जी ने लोक सेवक मंडल की स्थापना की। उन्होंने एक बार फिर 1923 ईस्वी में स्वतंत्र कांग्रेस दल का गठन किया और 1925 ईस्वी में हिंदू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन को अध्यक्ष बने। 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के आगमन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में लगी सिर पर गहरी चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के पूर्व कराते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर का किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश जो सरकार है उसके ताबूत की आखिरी कील बनकर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 219। ठीक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 219 द्वारा जो है संविधान उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निर्धारित तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञा करेगा और उसकी सदस्यता लेगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक जी को। बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन ने क्या कहा? वेलेंटाइन सिरोल ने भारत में अशांति का जनक कहा था। इस कारण भारतीय सिरोल पर मानहानि का उस समय मुकदमा चलाने के उद्देश्य से तिलक जो है इंग्लैंड गए थे, किंतु वह मुकदमा हार गए। बाद में इनके द्वारा 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव
एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव आरंभ किया गया। इनका प्रसिद्ध उक्ति था, स्वराज क्या थी? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला है कि 1937 ईस्वी में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? तो ये चला था 25 महीने। ठीक। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन के प्रबंधन का अधिकार दे दिया गया था। परिणाम स्वरूप 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कराए गए। कांग्रेस को सर्वाधिक मत संयुक्त प्रांत, मद्रास, मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा तथा बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ प्राप्त हुए, जबकि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में वो सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल को सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल करने का निर्णय लिया तथा देश में आपातकाल की घोषणा करवा दी। इस पर कांग्रेस कार्य समिति ने क्षुब्ध होकर युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की तथा यह मांग रखी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। वायसराय ने इसके विपरीत अनौपचारिक स्वराज की बात कही। कांग्रेस कार्यकारिणी ने के आदेश पर 15 नवंबर 1939 ईस्वी को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। यह शासन मात्र 29 महीने तक ही चल सका। ठीक, कितना चल सका था? 25 होगा। ठीक है, 25 महीने तक टोटल चला था। फिर अगला देखते हैं। कह जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया? तो ये क्या हो जाएगा? शंकरन नायर ने दिया था। ठीक, देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में भारतीय सदस्य शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। साथ ही टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को संतुष्ट कर देते हैं। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है कि मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ हर परिस्थिति में खड़ा होना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए, ये क्या है? तो ये क्या है? ये 1993 में कहा गया था। ठीक, देखो 1993 नहीं, 1943 से लेकर 1944 में बंगाल यानी कि वर्तमान में बांग्लादेश भारत का पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखो बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। कहाँ पे? वर्तमान में अगर देखा जाए बंगाल उस समय का, तो अभी बिहार उसमें आता है, उड़ीसा आता है। ठीक है, और बांग्लादेश भी आता है और भारत का पश्चिमी बंगाल भी आता है। तो इतने क्षेत्रों में भयानक अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोगों की भूख के कारण मृत्यु हो गई। इस दुर्भिक्ष का एक महत्वपूर्ण कारण बंगाल में अनाज उत्पादन की कमी को माना गया, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत यह थी कि बर्मा पर जापान के कब्जे से वहां से चावल का आयात रोक दिया गया और ब्रिटिश शासन ने अपने सैनिकों तथा युद्ध में लगे अन्य लोगों के लिए चावल की जमाखोरी बहुतायत मात्रा में कर ली थी। फिर अगला क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो ये हो जाएगा क्या? लॉर्ड इरविन के समझौतों पर। ठीक है, 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में ये तय किया गया था कि अगले 10 वर्ष के उपरांत एक ऐसा आयोग गठित किया जाएगा जो इस अधिनियम से हुई प्रगति की
समीक्षा करेगा। भारतीय भी द्वैत शासन यानी प्रांतों से ऊब चुके थे, वह इसमें परिवर्तन लाना चाहते थे। अतः तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व ही सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना कर उसे भारत भेजा, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटेन की संसद के ही सदस्य थे। लॉर्ड इरविन के कहने पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इस आयोग की स्थापना की घोषणा कर दी गई और 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत आया। कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा दी और इसका जो है कड़ा विरोध किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधान सभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो ये क्या हो जाएगा? राजगुरु ने फेंका था। ठीक है, एक सेकंड, किसने किसने फेंका देखें 57 का पूरा। ये वाला होगा 3rd 2 और 3। मतलब सुखदेव और राजगुरु ने फेंका था। ठीक है, किसने किसने? सुखदेव और राजगुरु ने फेंका था। तो अगर हम देखें, देखो पब्लिक सेफ्टी बिल पास किए जाने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को राष्ट्रवादी क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठक के दौरान खाली बेंचों पर बम फेंका। इस बम कांड का उद्देश्य किसी की हत्या करनी नहीं थी, बल्कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के उस कथन को दोहराना था कि बहरों को कोई बात सुनाने के लिए अधिक आवाज़ एवं शोरगुल की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जो संलयित होकर क्या बनाते हैं? तो ये क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट जिसको बोलते हैं। देखो यौन प्रजनन आनुवंशिक रूप से अद्वितीय संतान बनाने के लिए 2 व्यक्तियों के, तो फिर से देख लिए कि जो है यौन प्रजनन आनुवंशिक रूप से अद्वितीय संतान बनाने के लिए 2 व्यक्तियों से प्रजनन कोशिकाओं का संयोजन है। अंडाशय यानी कि ओवरी मादा युग्मक बनाता है, जिसे ओवा कहा जाता है, और ब्रेसल यानी कि टेस्टिस नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। डिंभ जो है, डिंभ मतलब ओवम, और शुक्राणु यानी कि स्पर्म के संलयन को निषेचन कहा जाता है, और निषेचित अंडे को युग्मनज यानी कि जाइगोट कहते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो एक सेकंड थोड़ा छोटा कर लें, ये सुमेलित कौन सा नहीं है? ठीक, ये तो यहाँ लाला लाजपत राय जो है अनहैप्पी इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनहैप्पी इंडिया। फिर इसके बाद में दादा भाई नौरोजी, ये पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर जो है रफ़ीक जकारिया, ये दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया। क्या हो जाएगा? दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये इसी का सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला है सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडियन स्ट्रगल, और राम मनोहर लोहिया द्वारा एक बुक है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो ये हो जाएगा। तो इसका कौन सा जो है 3rd ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कौन सा सही है? तो इसका दी मैन हु डिवाइडेड, यही वाला सही है, और दोनों गलत टिक लगे थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो इसका क्या हो जाएगा? टोडा जनजाति का। ठीक है, तो 3rd हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान जो है तमिलनाडु में अवस्थित है, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है। इनकी
मुख्य भाषा टोडा है, जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। 20वीं सदी में इनकी आबादी लगभग 1000 थी और इनका मुख्य धर्म जो है हिंदू है तथा यह जाति एकांत में रहना पसंद करती थी। इनकी बस्तियों में 3 से 7 झोपड़ियों का समूह पाया जाता है। फिर हम अगला देखें। अगला है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, क्योंकि उनके पति का नाम क्या है? तो देखो, चित्तौड़ की रानी, ये थर्ड हो जाएगा, राणा रतन सिंह उनके पति का नाम है। ठीक है, देखो, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के पति का नाम राजा रतन सिंह था, जिसे अलाउद्दीन ने युद्ध में हरा दिया था। रानी पद्मिनी अद्वितीय सुंदरी थी। इसी को आधार बनाकर जायसी ने पद्मावत की रचना भी की है। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखो, जो नांगल बांध है वो सतलज नदी पर बना है। ठीक, किस पे बना है? ये सतलज नदी पे बना है। और फिर इसके बाद में देखा जाए, जो सरदार सरोवर है नदी नर्मदा नदी, ये भी सही है। और नागार्जुन जो है कृष्णा नदी हो जाएगा, ये गलत दिया है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, यही गलत दिया है, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी कह रहा है सुमेलित कीजिए। ठीक है, सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें से जो भोटिया है वो सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भोटिया? सिक्किम में। और टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। और सेंटलीज जो है वो अंडमान निकोबार में पाई जाती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और जो कौन बचा? बचा है बिरहोर, ये झारखंड में पाई जाती है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। देखो, ए का 3, बी का 1, बी का 1, सी का 4, सी का 4, डी का 2, तो डी का 2, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखा करो, है कि नहीं बोल रहा है। तो नहीं है। तो देखो, लिबू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में है, सही है। नाथुला कहाँ है? ये सिक्किम में है। ठीक, सिक्किम में, यही एक गलत है। ठीक, सेकेंड वाला। और रोहतांग कहाँ है? रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में, तो ये वाला सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आम्र वर्षा है। तो आम्र वर्षा ये है ग्रीष्म ऋतु में केरल तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में होने वाली वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन के पूर्व केरल तथा पश्चिमी तटीय मैदानी भागों में कुछ वर्षा प्राप्त होती है, जिसे हम मैंगो शावर के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त असम और पश्चिम बंगाल के राज्यों में भी तीव्र एवं आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। यह असम में चाय वर्षा कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा नीलगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है। यह भारत के तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य में स्थित है। नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई डोडा बेटा यानी कि 2637 मीटर है, मीटर में मिलती है। अगर हम इसके बाद में बात करें तो जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है ऊटक मंडल या ऊटी नीलगिरी पहाड़ियों में ही अवस्थित है। इसके दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, जिसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाईमुडी यानी कि 2695 मीटर है। यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगला है कि फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो इसमें से 118। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोजले द्वारा दी गई थी। मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के नाम और प्रतीकों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। इसमें कुल 118 तत्व के रूप में
तत्व और उनके प्रतीक और प्रमाण संख्याएं भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, करा के निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? ये सवाना नहीं है। देखो, स्थिति के आधार पर विश्व में मिलने वाले घास के मैदानों को दो मुख्य वर्गों में रखा जाता है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसका विस्तार जो है भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों के मध्य भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच फैला हुआ है। अफ्रीका जो है वो एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की घास के मैदानों को सवाना के नाम से जाना जाता है। विश्व के अन्य भागों में इनके कई प्रचलित नाम हैं, जैसे लानोज अमेजन नदी के उत्तर में स्थित है, कैंपास जो है अमेजन नदी के दक्षिण में और ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में स्थित है, तथा पार्कलैंड की अफ्रीका में और सूडान के सवाना के नाम से जाना जाता है। अगर हम दूसरा बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय जो होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक होने के कारण इस मैदानों का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अधिक क्षेत्रों तक भी जो है पाया जाता है। इस प्रकार की घासों को प्रेरी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पम्पास, अर्जेंटीना, बेल्ट और दक्षिण अफ्रीका यानी कि स्टेपी, एशिया डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सोमेश्वर की पहाड़ी जो है पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ये कौन सा हो जाएगा? जो है इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन बूढ़ी गंडक। देखो, जो बूढ़ी गंडक हिमाचल से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी है तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली जो है नदी है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक माध्यम रेखा कहलाती है? तो ये कौन सा हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक, देखो, भारत की प्रमाणिक मध्याम जो रेखा को माना गया है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से होकर गुजरती है। 1947 के आज़ादी के बाद भारत सरकार को पूरे देश के लिए एक समान समय निर्धारित करने के लिए इसी रेखा को आधार भारतीय मानक समय निर्धारित किया। हालांकि 1955 तक कोलकाता तथा मुंबई द्वारा अपने स्थानीय समय को बनाए रखा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखो, इसमें से थर्ड वाला ऑप्शन संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति, ये सही नहीं है। ठीक, बाकी ये सही है। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे और संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। ठीक, तो ये हो गया कौन सा 71। अगर हम बात करें तो संविधान ने उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षक एवं उसकी रक्षा के रूप में स्थापित किया है। उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार मिला है कि वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार परीक्षा जैसे रिटों आदि पर न्यायादेश जारी कर नागरिक के मूल अधिकार का रक्षा करे। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को मूल न्यायाधिकार दिया गया है। साथ ही नागरिकों को अधिकार है कि वह बिना अपील याचिका के सीधे उच्चतम न्यायालय में जो है जा सीधे सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ये इसका कौन सा हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना।
सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को जो है सम्मिलित किया गया था। इसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार निहित होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहकर संबोधित किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा तैयार किए गए और पेश किए गए यह संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किया गया। फिर अगला हम 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा, 3 माह के लिए। क्या हो जाएगा? 3 माह के लिए जो है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाए जा सकने का प्रावधान है। अनुच्छेद 226 के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक अवधि के लिए है तो वो मामला जो है सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में जो है तभी रखा जा सकता है जब सलाहकार बोर्ड इस बात पर सहमत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसमें से ये वाला नहीं है, बाकी है मादक पेयों के जो है उपभोग का निषेध करना, ये सही है। गायों और बछड़ों के वध का निषेध, ये भी, लेकिन ये गलत है कि 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। क्या है? कौन सा तत्व नहीं है? ठीक, तो यही हो जाएगा। जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत मादक पेयों के उपयोग का निषेध जो है अनुच्छेद 47 में किया गया है। गाय तथा अन्य दुधारी पशुओं एवं बछड़ों के वध का निषेध अनुच्छेद 48 और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन आदि जो है ये जैसे उपाय किए गए हैं अनुच्छेद 21 का के अधीन मूल अधिकार के अंतर्गत राज्य को 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? ये संपत्ति का अधिकार नहीं है, बाकी सब है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये हो जाएगा। ठीक, देखो मूल रूप से हमारे संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला है समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा अगर हम बात करें तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30, और छठा अगर बात करें तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। सातवां जो है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, यह अनुच्छेद 32। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा, मतलब क्या, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो है कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक, और इसको क्या नाम है? कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान, क्या कह रहा है? सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा एक नया राज्य बना? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन 36वें। देखो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत का एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया।
36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य यानी कि 22वां का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन हम बात करें 77 नंबर का क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो इसका हो जाएगा 79वें संविधान संशोधन में किया गया है। देखो 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण एवं लोकसभा व विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को और 10 साल के लिए 2010 तक बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? तो ये किस में किया था? इसमें जो है क्या हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल में किया था। ठीक है, देखो जो केशवानंद भारती मामला जो हुआ था वो 1973 में हुआ था। इसमें उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय खंडपीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें व्यवस्था दी गई कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की निश्चित शक्तियां संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती हैं। इसका तात्पर्य है कि संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बन चुके मूल अधिकारों को संसद ना तो कम कर सकती है और ना ही हटा सकती है। हालांकि उच्चतम न्यायालय को अभी भी इसकी परिभाषा देनी बाकी है एवं स्पष्ट करना है कि मूल संविधान का मूल ढांचा किसे ठहराया जाए। अनेक फैसलों से संविधान के मूल ढांचे में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया है, जिनमें संसदीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, विधि का शासन, संघीय स्वरूप, संविधान की सर्वोच्चता इत्यादि शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है, देखिए पढ़े तो बताएं। इसमें से ये जो है सही नहीं है, थर्ड वाला। ठीक, बाकी सही है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है। और फिर जो है ये भी सही है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का उच्च न्यायालय। तो ये इसमें से कौन सा थर्ड वाला गलत है, यानी कि यही ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, इसमें अगर देखा जाए तो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश साम्राज्ञी जो थी वो थी विक्टोरिया द्वारा घोषित घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। और भारतीय संविधान में, ठीक, भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। अगला है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो किसको लेते हैं? इसमें लेते हैं उत्तल लेंस को। देखो दूरदृष्टि, उत्तल लेंस। अगर दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु ठीक ढंग से देख सकता है, परंतु 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु उसे धुंधली दिखाई देती है, तब ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग उचित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है किसी धातु से बनाया मिश्र धातु एलॉय हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो इसका हो जाएगा क्या? एल्युमिनियम। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो एल्युमिनियम जो है वो एल्युमिनियम धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों में प्रयुक्त होता है। एल्युमिनियम का जो एलॉय यानी कि ड्यूरेलमिन होता है, यह एक धातु है जिसकी परमाणु संख्या 13 होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो ये हो जाएगा लकड़ा वाला समिति। ठीक है, लकड़ा वाला समिति।
इससे क्या होता है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। देखो योजना आयोग ने जो है क्या किया था, योजना आयोग ने देश में निर्धनता के माप के लिए 1989 में प्रो डीटी लकड़ा यानी कि प्रो डीटी लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया। 1993 में इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो प्रोफेसर लकड़ावाला इनके जो है सुझावों को 19वीं पंचवर्षीय क्या है कि प्रोफेसर जो लकड़ावाला है इनके सुझावों को 9वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता के माप के लिए योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया। जो है लकड़ावाला समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप कोई विशिष्ट या निर्धारित निर्धनता रेखा नहीं होती है, बल्कि इसके स्थान पर राज्य की विशिष्ट निर्धनता रेखाएं होती हैं, जिनसे एक अखिल भारतीय निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जा सकता है। अगला है कि भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर, तो इसमें हो जाएगा घरेलू उपभोक्ता के व्यय द्वारा। अगर हम देखें तो जो निर्धनता का अनुमान योजना आयोग के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO द्वारा घरेलू उपभोक्ता व्यय के संबंध में बड़े पैमाने पर किए गए पंचवर्षीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। NSSO ने जो है गरीबी के आकलन के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन Cl2। Cl2 अर्थात क्लोरीन गैस का प्रयोग अश्रु गैस के लिए होता है। इस गैस का प्रयोग भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के रूप में होता है। यह हाइड्रोजन के साथ मिलकर अभिक्रिया करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड वाला हो जाएगा H2SO4। H2SO4 एक गंध अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड तथा तीव्र अकार्बनिक अम्ल है, जिसका उपयोग आधुनिक उद्योग जगत में किया जाता है। अगला है किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ, तो सैयद हसन इमाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए जो है हुआ था। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये सैयद हसन इमाम यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अगला है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया, तो ये जो है बोधगया में किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है नालंदा जिले के राजगीर में हर घर में महत्वाकांक्षी गंगा जलापूर्ति योजना यानी कि गंगा जल योजना की उपलब्धता का शुभारंभ किया। यह परियोजना मानसून के महीनों के दौरान गंगा नदी के बाढ़ के पानी का भंडारण उपचार और जो है आपूर्ति करेगी। अगर हम बात करें सरकार के जल जीवन और हरियाली मिशन के तहत जो है 4000 करोड़ रुपए की योजना के पहले चरण में नालंदा और गया के 2 जिलों को जो है सभी उद्देश्यों के लिए पवित्र गंगा जल की आपूर्ति के लिए कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है 28 नवंबर 2022 को गया और बोधगया में योजना का लोकार्पण किया। जो है परियोजना के दूसरे चरण में जून 2023 तक गंगा का पानी निकटवर्ती नवादा जिले में भी जो है पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा पीर पैंती रेलवे स्टेशन। देखो पीर पैंती रेलवे स्टेशन पूर्वी रेलवे जोन के मालदा रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत
साहिबगंज लूप लाइन पर एक रेलवे स्टेशन है। यह जो है भारतीय राज्य बिहार में भागलपुर ज़िले के जो है पीरपैंती के शेरमारी बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के बगल में स्थित है। यह भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर जाने वाले रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। अगला है परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। तो ये जो हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यह ऋणात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। किसी भी परमाणु का नाभिक धनात्मक आवेश होता है। परमाणु का मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में भिन्नता अगर परमाणु संख्या समान हो तो किसी परमाणु के जो है आइसोटोप को जो है व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। तो ये होता है कितना 133 केल्विन। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है। अतिचालकता की खोज 1911 ईस्वी में जो है केमरलिथ ओन्स के द्वारा किया गया था। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, जिसे जो है इन्हें अतिचालक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? जल में ये सेकंड हो जाएगा अवतल लेंस जैसा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस जैसा। जल में वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। इसके विपरीत यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए इसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो तो इस स्थिति में लेंस की प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करना प्रारंभ कर देगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आई यूनिटों क्या है? निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो राशियाँ अगर कार्य का देखा जाए तो जूल हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा और जो है द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा और दाब का पास्कल हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है। अगला है कि ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। तो ये हो जाएगा आर्सेनिक 74। जो है आर्सेनिक 74 से ट्यूमर, कोबाल्ट 60 से कैंसर और जो है सोडियम 64 से रक्त व्यतिक्रम की पहचान और कार्बन 14 से पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती है। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त व्यतिक्रम में होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? तीसरा है पायरोमीटर हो जाएगा इसका। ठीक, प्रयोग में क्या लाया जाता है? पायरोमीटर। देखो, चिकित्सा संबंधित थर्मामीटर में न्यूनतम बिंदु जो है वो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा और उच्चतम बिंदु यानी 111 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित होता है। प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर द्वारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जा सकता है। ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर से 200 डिग्री सेंटीग्रेड में 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ताप को मापा जाता है। पायरोमीटर में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप के माप को जो है माप के लिए प्रयोग लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का विषाक्त होना जो है बाटुलिज्म किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा जो है क्लोस्ट्रीडियम के। ठीक, अगर हम करें तो भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म यानी कि क्लोस्ट्रीडियम नामक स्पीशीज के संदूषण से होता है।
अगला क्वेश्चन है कि खमीर एक उदाहरण है, तो ये क्या हो जाएगा, कवक का। सभी कवक पर्णहरित विहीन होते हैं, ठीक है, अतः ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि क्या करते हैं, विविध पोषी होते हैं। ये संवहन ऊतक रहित होते हैं। इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। खमीर कवक का एक ही उदाहरण है। अगला कि एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है, तो इसका क्या हो जाएगा, 97 में इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, रेट्रो विषाणु का। अगर हम बात करें तो जो आरएनए के निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं देने वाले वायरस को रेट्रो वायरस कहा जाता है। एचआईवी भी एक तरह का रेट्रो वायरस है जिसके कारण एड्स नामक बीमारी होती है। इस बीमारी में मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। जीवों में विषाणु जीवाणु तथा अन्य रोग कारकों से बचने के लिए जो प्रतिरक्षा तंत्र विद्यमान होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम, ये जो है इम्यून सिस्टम श्वेत रुधिर कणिकाएं टी कोशिका टी सेल्स जो है थाइमस में परिपक्व होती हैं, इसके द्वारा नियंत्रित होता है। इनमें से किसी भी कोशिका की कमी से रोग रोधी क्षमता कमज़ोर हो जाती है। यही स्थिति एचआईवी द्वारा भी उत्पन्न होती है, जिसे वर्तमान में एड्स के नाम से भी जानते हैं। अगला, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें जो है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मेढक में 3 हृदय क्या होता है, मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। अगर हम बात करें एम्फीबिया जल एवं थल दोनों में पाए जाने वाले जीव हैं, इसलिए इसका नाम एम्फीबिया या उभयचर रखा है। इनका जो दृश्य त्रिवेशमी होता है, ठीक है, क्या होता है, त्रिवेशमी, अर्थात इनमें 2 अलिंद और 1 निलय उपस्थित होते हैं। इनके लाल रुधिर कण में जो केंद्रक उपस्थित होता है। विकल्प में जो दिया है उसमें मेढक केवल एक ही उभयचर है, अर्थात ये कौन सा विकल्प, थर्ड सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है, तो ये हो जाएगा विटामिन B6। विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन है। ये हरी सब्जियां, मांस, कलेजी इत्यादि में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि में रुकावट आने लगती है और व्यक्ति अरक्तता यानी कि एनीमिया का शिकार होने लगता है। यह जो है स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है, ठीक, तो इसीलिए विटामिन B6 इम्पोर्टेंट है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, इसमें से थर्ड वाला बांगरा सिंचाई परियोजना बांका, ये जो है सही नहीं है और सब सही है। मतलब अगर देखा जाए तो जो महमूदा सिंचाई योजना है वो भागलपुर में, और श्रीखंडी सिंचाई योजना ये जमुई में, और बांगरा सिंचाई योजना ये मुंगेर में, और मानसरा सिंचाई योजना जो है ये औरंगाबाद में। फिर बंगाल राज्य विनियमन थर्ड को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हुई 1818, ठीक। तीसरा हो जाएगा, देखो 1818 का बंगाल राज्य कैदी विनियमन ये थर्ड जो है 1818 में बंगाल के प्रेसिडेंसी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिनियमित निवारक निरोध के लिए एक कानून था। कानून ने प्रशासन को किसी भी व्यक्ति को आपराधिक इरादे के संदेह के आधार पर अनिश्चित काल तक बंदी को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किए बिना हिरासत में रखने का अधिकार दिया। इसी तरह के जो कानून मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी में बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि पौधे संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन फरीदाबाद में। पौधे संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय हरियाणा के फरीदाबाद में अवस्थित है।
कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो इसका हो जाएगा, पहला हो जाएगा पुलिकट झील। देखो पुलिकट झील जो है वो चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लैगून है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा को फैलाता है, जिसमें से 96% से जो है अधिक आंध्र प्रदेश में है। इस झील में पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य शामिल है। अगला क्वेश्चन है, कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट नीरज चोपड़ा। इन जो है स्टार जेवेलियन थ्रो एथलीट जो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत इतिहास रच दिया। ये भारतीय ओलंपिक इतिहास में 100 वर्षों में जो है ट्रैक एंड फील्ड में पहला मेडल है। इसके साथ ही वो ओलंपिक में जो है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में गोल्ड जीतने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे एथलीट भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या शांति समाप्त कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण संधियां और अनुबंध राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया जो प्रश्न है इसमें कथन फर्स्ट और कथन 4 सही है। ठीक, देखो जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता ये दिया है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम। और देखो अगर इसमें से थर्ड, देखो इसमें एक और ये चौथा जो है दिया है ये वाले, ये दोनों क्या है? सही है। क्या है? जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है और चौथा क्या है? जो है सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन है। तो देखो यहाँ पे पहला सही लग रहा है। ठीक है, देखो फिर से इसको हटा दो यहाँ पे। ठीक, पहला एक सही लग रहा है कि जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। और कौन सा सही लग रहा है मुझे? चौथा वाला सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। तो पहला और चौथा किस में हो जाएगा? पहला और चौथा, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हेकी स्टोरथम क्या है? हेकी स्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुत कम ताप पर। देखो हेकी स्टोथर्म जो पौधे हैं अत्यंत निम्न ताप पर अर्थात कम ताप वाले स्थानों पर उगते हैं। ऐसे पौधों में मांस तथा लीसन प्रकार के पौधे आते हैं। ये पौधे आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। देखो जब हाइड्रोजन हवा में जलता है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा यानी कि 150 किलो जूल प्रति ग्राम निर्मित होती है। अपने उच्चतम ऊर्जा मान के कारण हाइड्रोजन एक उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह प्रदूषण रहित होता है तथा आसानी से उत्पादित किया जा सकता है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं। तो वे कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि वन आरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति और रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण। और इधर क्या दिया था? इधर दिया था वायु मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी दूषण मतलब दिया है। ठीक है,
अब 110 देखते हैं। इसमें कह रहा भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका थर्ड वाला पूर्वी दक्कन वाला सही नहीं है। मतलब देखो इसमें अगर हम देखें तो दक्षिण पठार के उत्तर पूर्व भाग में क्या है, मानसूनी जंगल पाए जाते हैं। लंबी घास, झाड़ियाँ, बांस, खेर, गूलर, सालर इत्यादि यहाँ की प्रमुख वनस्पति है। यह क्षेत्र सिंह, परवन और पार्वती नदियों द्वारा प्रवाहित तथा जो है अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच का जो है संक्रांति प्रदेश है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। तो इसमें से हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जिंको बिलोबा। ठीक, देखो जिंको बिलोबा जो है ये जिंकगू पेड़ की पत्तियों से आता है, जो सबसे पुरानी जीवित पौधों की प्रजातियों में से एक है। 200 मिलियन से अधिक वर्षों से डेटिंग इसे जो है अक्सर इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां जो है मेडन हेयर फर्न के समान होती हैं, इसलिए इसे मेडन हेयर पेड़ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के भाग जो है भाग 8 क्या है, भाग मतलब XVII अनुच्छेद 343 से लेके 351 में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। कौन कौन सी, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया और पंजाबी, संस्कृत, हिंदी मतलब सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। अगला है किस मिशन ने पहली बार मंगल के वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्पादन किया है। तो इसका हो जाएगा परसिवरेंस रोवर। देखो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर उस वक्त इतिहास रच दिया था जब उसने लाल ग्रह के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को शुद्ध करके सांस लेने योग्य ऑक्सीजन में बदल दिया। इसे जो है मोक्साइल द्वारा किया गया। मोक्सिल को जो है मैकेनिकल ट्री भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कार्बन अणुओं को कार्बन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए बिजली और रसायन का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में यह एक अतिरिक्त उत्पाद के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में तेल का बहाव जलीय पौधों के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन को जल में घुलने नहीं देता। देखो समुद्र में जल का बहाव जलीय पौधों के लिए घातक है। घातक क्यों है, क्योंकि तेल की परत जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन को घुलने नहीं देता है। इसलिए जो होता है क्या होता है, देखो तेल की परत जो है जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन को घुलने नहीं देता है, इसलिए मछलियाँ बड़े पैमाने पर मर जाती हैं। प्लैंकटन भी तेजी से नष्ट होने लगते हैं। अगला है अगला क्वेश्चन है कि माँ ने मीना को जाल में क्या है, माँ ने मीना को जल में चीनी नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाने एवं उसे ठंडा करने को कहा। किस प्रकरण द्वारा अधिक चीनी घोलना संभव होगा। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, सादे पानी में चीनी घोलकर उसमें क्या करो, उसमें नींबू का रस एवं बर्फ मिलाई जाए। देखो सादे पानी में चीनी घोलकर उसमें नींबू रस एवं बर्फ मिलाई जाए तो शिकंजी तैयार होती है। शिकंजी स्वादिष्ट एवं गुणकारी पेय है जो है बदहजमी एवं निर्जलीकरण को रोकता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची ईंटों के बने मकानों की दीवारों की चूने से पुताई की जाती है, क्योंकि क्या होता है, चूना पत्थर जो है वो लाइम स्टोन यानी अगर वस्तुतः कैल्शियम ऑक्साइड जनित उत्पाद है जो कीटाणुनाशक है। इसलिए कच्ची ईंटों की दीवारों पर चूने की पुताई कराई जाती है और दीवार सुरक्षित और टिकाऊ बनी रहती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, कि चूना
कीड़े मकोड़ों को दूर रखता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक बालक रसोड़ों में रक्तस्राव से पीड़ित है, तो उसके भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो इसका नींबू, आंवला एवं संतरा। देखो, विटामिन सी की कमी से पायरिया, नींबू वंश के सभी फल, संतरा, छोटा चकोतरा, नींबू विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। संतरों में प्रति ग्राम विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रति ग्राम विटामिन सी की दूसरी सबसे अधिक मात्रा नींबू में पाई जाती है। नींबू को सर्वाधिक पौष्टिक फल माना जाता है। नींबू में गूदे के प्रति जो है 100 ग्राम में से लगभग 40 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि दूध में प्रोटीन को बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह शरीर निर्माण एवं विकास के लिए आवश्यक है। देखो, प्रोटीन नाइट्रोजनी आहार है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं दूध, अंडा, फली, बादाम, दाल, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली, अंडे की जर्दी आदि। अगला है कि जड़ों एवं पत्तियों में किस सामान्य संबंधों के आधार पर आप कह सकते हैं कि घास, चावल और गेहूं के पौधों में रेशेदार जड़ होती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 119। इसमें जो हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड वाला, समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियां जो होती हैं में रेशेदार जड़ होती है। क्या? समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों में रेशेदार जड़ होती है। ठीक है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो समानांतर सिरा जो विन्यास वाली पत्तियों में रेशेदार जड़ होती है, जिसके आधार पर घास, चावल, गेहूं के पौधों की जड़ें रेशेदार दिखती हैं। जड़ें भूमि में जल लवण को पौधों में पहुंचाने का स्रोत है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि लाल केचुए में भोजन पीसने का कार्य जो है गिजर्ड करते हैं। क्या? लाल केचुए में भोजन पीसने का कार्य गिजर्ड करते हैं क्योंकि जो है लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं। जो लाल केचुए में भोजन पीसने का कार्य गिजर्ड करते हैं क्योंकि केचुए दंतहीन होते हैं। तो ये था हमारा 120 क्वेश्चन, संपूर्ण सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं। और अगर आपको थोड़ी भी वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए, फिर हम कभी नहीं कहेंगे कि मेरा सब्सक्राइबर करिए। अगर आपकी इच्छा होगी तो करिएगा, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो ये मॉडल पेपर 9 हो गया। अब हम कल 2 लेके आएंगे, मतलब परसों तक पूरा मॉडल पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, अपने माता पिता की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत।